Students, today we will start a new chapter, that is life process, chapter number 6. Now in this chapter we will study about the different life processes by which the different living organisms can be alive. Means ऐसी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे जिससे जो हमारी बॉडी में होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, और वो लाइफ की प्रोसेस के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो उस लाइफ प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर पढ़ने से पहले ही आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना हम वी कैनॉट बी अलाइव विदाउट दिस लाइफ प्रोसेसेस। सो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन है। विदाउट न्यूट्रिशन वी कैनॉट बी अलाइव। सेकेंड इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स जो भी हम फूड खाते हैं तो उसका बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाना ज़रूरी है, और उसके लिए एक सिस्टम भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड लास्ट वन इज़ द एक्सक्रिएशन, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सो एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ डीलिंग द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये चार मेन सिस्टम है, लाइफ प्रोसेसेस है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे हम। तो वो देर आर बेसिकली ऑल लिविंग थिंग्स दैट परफॉर्म द सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशंस। मीन्स बेसिकली इसको ग्रोथ भी कह सकते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। अगर न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी ग्रोथ पॉसिबल है, अदरवाइज ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली एक्सक्रिएशन है। तो एक्सक्रिएशन भी मैंने बोल दिया कि क्या है प्रोसेस में। रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें है एक ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ग्रोथ मीन्स न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। सो बेसिकली चार प्रोसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन। नाउ all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive. Means respiration and digestion एक ऐसी प्रोसेस है जो एक साथ अगर ना हो तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। इट परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस एंड दे आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। सो डेफिनेशन है ये लाइफ प्रोसेसेस की कि ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। तो हमने जो भी चार लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बोला, जैसे कि न्यूट्रिशन है, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रिएशन। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है उनकी डेफिनेशन ये है कि ये जो प्रोसेसेस है वो एक साथ में होती है बॉडी में, ये एक साथ में फंक्शनिंग करती है, और इसमें से कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर ना हो तो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे कि अगर हमें न्यूट्रिशन ना मिले तो भी ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर हम रेस्पिरेशन ना करें तो भी नहीं ज़िंदा रह सकते। अगर बॉडी में जो हम फूड ले रहे हैं या हम जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी के अंदर, वो अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स को ना मिले
उसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है? मेन पार्ट हार्ट है। हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। एंड लास्ट वन इज एक्सक्रिएशन। इफ वी डू नॉट रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, देन इट विल ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये चारों में से कोई भी एक प्रोसेस अगर ना हो तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। और ये चारों प्रोसेस क्या काम करती है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मेंटेनेंस करने का काम करती है, मीन्स बॉडी को मेंटेन रखती है। सो द प्रोसेस definition is what? All the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance, are called the life processes. Now life processes है क्या? Which are the life processes? और ये तो हमें पता चल गया कि लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी है। अब इसमें हम फर्स्ट वाली लाइफ प्रोसेस स्टडी करेंगे, दैट इज द न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड। वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। वन इज ऑटोट्रॉपिक and second is heterotrophic. So nutrition in plants, ये दो मोड है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के बेसिकली होते हैं, या तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स? तो ऑटोट्रॉप कैटेगरी में या ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिज्म में होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स एंड द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉप और एनी अदर एनिमल फॉर देयर फूड इज नोन एज हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप की डेफिनेशन क्या है? The heterotrophs are the organism which depend on autotroph or any other animals or any other organism for their food. Means वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, वो खुद अपना खाना नहीं बनाते। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें एक आता है प्लांट। जितने भी प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे इज ऑल्सो ऑटोट्रॉप। नाउ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप विच कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, सो ये है ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हेटेरोट्रॉप। अब एनिमल्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कौन सा न्यूट्रिशन मोड होता है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, मीन्स जितने भी एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड ऑल अदर एनिमल्स, दे डिपेंड फॉर, मीन्स वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मीन्स जैसे कि प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। सो दे डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स एंड ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। उसको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। तो उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जो जितने भी ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स कहाँ से अपना खाना लेते हैं? तो खाना वो प्लांट्स के थ्रू लेते हैं। मीन्स प्लांट में से ऑटोट्रॉप पर वो डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हमें जो खाना मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? खेतों में से। खेतों में जो वीट एंड ऑल अदर प्लांट्स है वो हमारे फूड का मेन रिसोर्सेज है।
दूसरे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो टाइगर, जैसे कि टाइगर इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉप, बट इट नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉप। वो प्लांट पर डिपेंड नहीं रहता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के तौर पर यूज़ करता है। जैसे कि टाइगर जो होता है वो डियर को या काऊ को या किसी भी और एनिमल को फूड के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर लेता है, तो दैट इज़ द हेट्रोट्रॉप्स। तो जितने भी एनिमल्स जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, मीन्स दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं या तो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हमने स्टडी कर दिया अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में होता क्या है? हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक में कौन आता है? प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, water are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. Now we know that how the food is made in all the plants. So it is made by the photosynthesis, as we know that. Now here mark here that inorganic material, kind of nutrition in which inorganic material, इस न्यूट्रिशन में सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, दे आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके एग्जाम्पल के फॉर्म में है ग्रीन प्लांट। सो ग्रीन प्लांट्स विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड प्रिपेयर द ऑर्गेनिक फूड। अब इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे और ऑर्गेनिक किसको कहेंगे, ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि हम इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं और ऑर्गेनिक किसको कहते हैं। तो केमिस्ट्री में दो पार्ट आते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें अकेला C या अकेला H या और कोई भी मटेरियल वो इनऑर्गेनिक है। मीन्स जिसमें C एंड H एक साथ ना हो, C एंड H एक साथ ना हो, ऐसे सारे मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल उसको कहेंगे जिसमें C मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, ऐसे सारे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ कि CO2 में अकेला C है, उसमें C एंड H दोनों साथ में नहीं है, तो CO2 कैसा मटेरियल है? इनऑर्गेनिक। सिमिलरली H2O वाटर, तो वाटर में अकेला हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो वाटर भी कैसा मटेरियल है? इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये ग्लूकोज कैसा मटेरियल हुआ? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से क्या प्रोसेस होती है? रियल में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और रूट के थ्रू लैंड में से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये CO2 एंड H2O दोनों कैसे मटेरियल हुए? इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, और उनको एब्जॉर्ब करके सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो जो खाना बनाते हैं, वो जो सब्सटेंस या मटेरियल बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं जो कि एनर्जी सोर्स है प्लांट के लिए, तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट है, इसलिए ग्लूकोज कैसा मटेरियल कहलाएगा? ऑर्गेनिक। इट इज़ नोन एज द
ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसका यूज़ करके प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, वो फूड होता है ऑर्गेनिक। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड। नाउ हेटेरोट्रॉपिक, it is a kind of nutrition in which organism do not possess the ability to synthesize their own food, means अपना खाना खुद नहीं बना सकते ऑर्गेनिज्म, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल है सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है, एंड फंजाई वो भी ऑटोट्रॉप है, और एनिमल्स सारे वो भी ऑटोट्रॉप है। तो ये हुआ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जितने भी एनिमल्स हैं, वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वेजिटेरियन जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड लेते हैं। तो प्लांट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। प्लांट में होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में फूड के फॉर्म में आता है। हम जब फूड लेते हैं तो हमें बॉडी में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, तो उसमें हम कन्वर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। ओके, तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक्चुअल में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म विल कैरी आउट द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। नाउ ऑटोट्रॉप ये न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कैसे होता है? तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स है वो एनर्जी मोलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं, और उस एनर्जी मोलिक्यूल को वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उनकी हेल्प से वो कन्वर्ट करते हैं किसको? जो भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल को वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्यूल्स में। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? CO2 एंड H2O। CO2 कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर में से। H2O कहाँ से मिलता है? रूट के थ्रू मिलता है, लैंड में से। मीन्स नीचे ज़मीन में जो होता है पानी, वो रूट के थ्रू प्लांट में आता है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हुए, और उसमें से वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्यूल। तो ये कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्यूल कौन होते हैं? C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कैसा है? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्यूल। और ये किस टाइप का मटेरियल हुआ? ये हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें जो हमने वो CO2 और H2O जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, या तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को CO2 और H2O जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट किया किस में? कार्बोहाइड्रेट में। ये कार्बोहाइड्रेट कैसा फॉर्म है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मोलिक्यूल है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है,
जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे बनाता है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 एंड H2 को कन्वर्ट करके वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट इज अ हाई एनर्जी मोलिक्यूल विच इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। और ये सारी प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए आप जानते हैं कि सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की साइट में मौजूद होता है। कहाँ पे होता है वो, प्लांट में जो लीव्स होते हैं, वो लीव्स के सरफेस पर क्लोरोप्लास्ट नाम की साइट होती है, उसमें क्लोरोफिल नाम के ग्रीन पिगमेंट होते हैं। वो क्लोरोफिल CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर में से, और रूट के थ्रू जो पानी लीव्स में आता है, रूट के थ्रू ज़मीन में से जो पानी लीव्स में आता है, प्लांट के लीव्स में, वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है, ओके, तो उसमें वो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको दिखाई गई है कि CO2 और H2 ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल के बीच में प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। और उसमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज या बोलो या तो कार्बोहाइड्रेट बोलो, कुछ भी बोलो, तो ये ग्लूकोज बनता है। उसमें से ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। और रिलीज क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के वक्त एटमॉस्फेयर में रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट, ओके। और जो पानी होता है वो भी स्टोमाटा के थ्रू निकल जाता है। ये जो पानी होता है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। तो यहाँ पे पूरी स्टेप बाय स्टेप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। एक सनलाइट होती है, एक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, इट विल एब्जॉर्ब द सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द chlorophyll. Now when the sunlight is absorbed by the chlorophyll and CO2 enters through the stomata, एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है वो किसके थ्रू एंटर होता है, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा कहाँ पे होते हैं, स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स, एक छोटे छोटे होल होते हैं, टाइनी पोर्स, दे आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। तो लीव की सरफेस पर स्टोमाटा नाम के टाइनी पोर्स होते हैं, उनके थ्रू CO2 एब्जॉर्ब होता है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ऑन लीफ। और जब भी ये CO2 एब्जॉर्ब होता है और पानी एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू, उसका यूज़ करके जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर निकलते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है, ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा। ये ऑक्सीजन भी किसके थ्रू रिलीज होती है, जिसके थ्रू CO2 एब्जॉर्ब हुई थी। CO2 किसके थ्रू एब्जॉर्ब हुई थी, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा क्या है, दे आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। एंड जो वाटर होता है, वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, रूट के थ्रू।
रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। अब ये जो वाटर होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, वो जो वाटर होता है उसमें कुछ मटेरियल डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो ऐसे कुछ मटेरियल उसमें डिज़ोल्व होते हैं। ओके, एंड दे आर टेकन अप बाय द रूट ऑफ द soil. They are taken up by the roots of the soil. So here there are the steps of the photosynthesis that you might have known. So main event of the, पहले तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, कहाँ पे होता है वो, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, लीफ के ऊपर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, दे विल कंटेन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है क्या, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, इट इज़ अ मटेरियल ग्रीन पिगमेंट। नाउ विच आर द मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंड स्प्लिटिंग द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो CO2 होता है उसका रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन को हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 में जो रिडक्शन हमने पढ़ा था कि रिडक्शन होता क्या है। सो इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन प्रोसेस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो रिडक्शन में यहाँ पे क्या होगा, CO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। सो व्हेन द ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द CO2 में से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, तो ये जो कार्बन होती है और वाटर में से जो वाटर ब्रेक होता है, वाटर मोलिक्यूल ब्रेक होता है H2 एंड O2 के फॉर्म में। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं C6H12O6। ये कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है, इसका नाम है ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज बनता है और बाकी का जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में। और दूसरा प्रोडक्ट है पानी, वाटर भी रिलीज होता है इवेपोरेशन के थ्रू। स्टोमाटा में से इवेपोरेशन के थ्रू वाटर भी रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। नाउ फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे स्टोमाटा है क्या और उसके फंक्शन क्या है वो हम स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज स्टोमाटा। तो आप देख सकते हो फिगर में कि स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस पर जो टाइनी पोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्टोमाटा कहते हैं। तो उनका एक फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना, मीन्स CO2 एब्जॉर्ब करना एंड O2 रिलीज करना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बात दिमाग में फिट कर दीजिए कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज द O2, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कौन सी प्रोसेस में, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में। लेकिन प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन
एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट में, वो कब होती है? ऑलमोस्ट वो नाइट में होती है, क्योंकि नाइट में सनलाइट प्रेजेंट होती नहीं है। और जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है उस टाइम प्लांट क्या करते हैं? नाइट में रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन के वक्त प्लांट O2 को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में जो भी O2 है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है बार बार कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? उसका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न है कि रात को जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में से O2 को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। और उसकी वजह से रात को उसके नीचे सोने से ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा एक साइंटिफिक रीज़न है। ओके, तो ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट absorb the CO2 from the atmosphere and release the O2 in the atmosphere, and this process happens during the day in the presence of sunlight. Now दूसरा फंक्शन क्या है स्टोमाटा का? It will loses the large amount of water. Or it is known as the water vapor during the ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमाटा जो होता है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर मोलिक्यूल को लूज करते हैं। दे विल लूज द वाटर वेपर और वाटर मोलिक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? प्लांट का जो लीफ होता है, प्लांट लीफ के सरफेस पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट। ओके, और ये है स्टोमाटल पोर। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो है स्टोमाटल पोर। तो समझ में आ गई होगी आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। नाउ दूसरा जो न्यूट्रिशन का मोड है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक का आपको पता है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, या तो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप है, होलोजोइक, सेप्रोपैटिक एंड पैरासिटिक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन आर द न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म बाहर से सॉलिड फूड एनगल्फ करते हैं बॉडी के अंदर। दे आर एनगल्फिंग द फूड, सॉलिड फूड फ्रॉम द आउटसाइड इन द बॉडी। ओके, एंड आफ्टर एनगल्फिंग दे विल ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी। वो बॉडी को पहले जो फूड होता है वो पूरा का पूरा फूड वो एनगल्फ कर देते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले ब्रेक डाउन करके बॉडी के अंदर नहीं लेते, पहले बॉडी के अंदर ले लेते हैं, फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर? सो दे आर नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो उसके एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अदर एनिमल्स भी ऐसे होते हैं कुछ जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। नाउ सेप्रोपैटिक। तो सेप्रोपैटिक में क्या होता है? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मोड? सेप्रोपैटिक न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? तो इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर। तो इस तरह के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड मटेरियल जो होता है, डेड मटेरियल, उसमें से फूड उसको डिकेइंग करता है, उनका क्या करता है, डीकम्पोजिशन करते हैं। वो डेड मटेरियल का डीकम्पोजिशन करके उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था वो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो डेड मटेरियल जो होते हैं, डेड या तो एनिमल हो या कोई भी दूसरा मटेरियल हो, जो डेड मटेरियल होते हैं उनका डीकम्पोजिशन करके न्यूट्रिशन अचीव किया जाता है। ओके, सो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सैप्रोपैटिक न्यूट्रिशन। अब डेड मटेरियल जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आप रास्ते में जा रहे होते हो तो कोई एनिमल या कोई दूसरा एनिमल मरा हुआ होता है रास्ते में, तो अगर उसको 2-3 दिन वहाँ पे वो एनिमल्स पड़ा रहता है तो कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि वो डिकेइंग होके, उसका डिकम्पोजिशन होके वो एक छोटा सा रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, और कुछ दिनों में तो वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है वहाँ। तो वो होता क्या है एक्चुअल में, वहाँ पे वो एनिमल का डीकम्पोजिशन होता है, और ये डीकम्पोजिशन के थ्रू कुछ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन अचीव करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कौन सा मोड है, सैप्रोपैटिक न्यूट्रिशन। तो उनके एग्जाम्पल है फंजाई। जो फंजाई है वो सैप्रोपैटिक न्यूट्रिशन मोड यूज़ करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, नाउ पैरासिटिक। तो पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो पैरासिटिक लिव इनसाइड द एंड आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिसको हम होस्ट बॉडी बोलते हैं, उसके अंदर या बाहर रहते हैं एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द सच काइंड ऑफ मोड इन विच पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज द होस्ट। होस्ट बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट्स है। तो बैक्टीरिया कहाँ से न्यूट्रिशन अचीव करते हैं, तो बैक्टीरिया हम जो फूड खाते हैं और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है, तो हमारी बॉडी क्या हुई, बैक्टीरिया के लिए होस्ट बॉडी हुई, तो हमारी बॉडी में से वो न्यूट्रिशन अचीव करते हैं। ओके, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन मोड है उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के 3 मोड है, ये तीनों के तीनों मोड को कंबाइन करके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डाला गया है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब सिंपल सा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मीन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और यही हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 अलग अलग मोड है, हेलोजोइक, सैप्रोपैटिक एंड पैरासिटिक। हेलोजोइक वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा जो खाना होता है सॉलिड फूड, उसको एनगल्फ करके बॉडी के अंदर ले जाते हैं, बॉडी के अंदर ले जाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सैप्रोपैटिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड मटेरियल का डीकम्पोजिशन करके उसमें से न्यूट्रिशन अचीव करते हैं। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड वो है जिसमें पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट विल लिव इनसाइड और आउटसाइड द होस्ट बॉडी और अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उनका एग्जाम्पल है कैस्कटा, दिस इज द प्लांट पैरासाइट। कैस्कटा इज द प्लांट पैरासाइट एंड टिक्स, these are the 2 example of parasitic nutrition. Clear? Now how do organism obtain their food? तो organism like unicellular organism, यूनिसेल्यूलर को क्या कहेंगे, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। दे विल अचीव देयर फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस लाइक इन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा में फूड कैसे अचीव किया जाता है, तो उसका इमेज यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। तो आप देख सकते हैं ये न्यूट्रिशन जो है वो अमीबा का है।
अमीबा का। यहाँ पे अमीबा में क्या हो रहा है कि अमीबा में जो ये फूड पार्टिकल है वो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो वो स्यूडोपोडिया को वो एक्सटेंड करके फूड पार्टिकल को क्या करता है, यहाँ पे एनगल्फ करता है। ये एनगल्फिंग प्रोसेस है और उसको एनगल्फ करके एक फूड वैक्यूल बना देता है। क्या बना देता है? वो फूड वैक्यूल बना देता है और फूड वैक्यूल के अंदर वो खाने को लेके उसको वहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। तो मैंने बोला था कि अमीबा कैसा न्यूट्रिशन मोड यूज़ करते हैं। अमीबा विल यूज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। और होलोजोइक में होता क्या है कि कोई भी पूरा सॉलिड फूड पार्टिकल्स जो होता है वो एनगल्फ होता है बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर आने के बाद उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो अमीबा फिर उसके बाद जब वो खाना एनगल्फ हो जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। दे आर लॉस्ट आउट। जो भी मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, वो सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अमीबा का न्यूट्रिशन मोड यहाँ पे समझाया गया है पूरा का पूरा। यू कैन सी हियर। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? अमीबा जो होता है उसमें जो स्यूडोपोडिया होता है वो एक्सटेंशन करता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। सो द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रू द pseudopodia, and after the extension they will capture the food. They will capture the food and they will take into the food vacuole. Food vacuole में लेने के बाद वो क्या करते हैं? They will digestion of food in the food vacuole. Food vacuole के अंदर वो जो खाना होता है उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। वो डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो भी एनर्जी डिराइव हुई, डाइजेशन होने के बाद जो भी एनर्जी डिराइव हुई उसका क्या होता है? दिस एनर्जी इज डिफ्यूज्ड टू द साइटोप्लाज्म। सो डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इनटू साइटोप्लाज्म। तो समझ में आ गया होगा कि जब एनगल्फ करते हैं खाना तो वो होता है सॉलिड फूड सब्सटेंस, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको बॉडी के अंदर एनगल्फ किया, फिर बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल में उसको ब्रेक डाउन किया सिंपलर सब्सटेंस के फॉर्म में, और सिंपलर सब्सटेंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन करने से जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी डिफ्यूज होती है साइटोप्लाज्म में। क्लियर? और ये जो एनर्जी होती है वो एनर्जी डिराइव होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट मटेरियल मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सरफेस ऑफ द सेल पर मूव होता है। मीन्स वो कहाँ पे जाता है? अमीबा के बॉडी सरफेस पर जाता है, और बॉडी सरफेस के थ्रू वो बाहर एटमॉस्फेयर में थ्रोन आउट किया जाता है। मीन्स उसको द वेस्ट मटेरियल विल बी मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड इट इज थ्रोन आउट। पैरामीशियम में कैसे होता है न्यूट्रिशन? तो पैरामीशियम में जो सीलिया होती है, सीलिया इज अ सिंपली अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो पैरामीशियम की बॉडी में होता है, पैरामीशियम की इमेज आप देख सकते हो गूगल पर या किसी और जगह पे, या बुक में भी दी होगी आपको, कि पैरामीशियम में जो सीलिया होती है, सीलिया, वो सीलिया क्या है? तो द सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड दे विल टेक इन द फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट। तो पैरामीशियम में भी उसी तरह से कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो एनगल्फ किया जाता है सीलिया के थ्रू, एंड उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस के फॉर्म में, और उसमें से एनर्जी डिराइव की जाती है एंड वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर निकाला जाता है। क्लियर? तो आज हमने स्टडी किया न्यूट्रिशन मोड। न्यूट्रिशन में किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो बेसिक 2 कैटेगरी है।
अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोपैटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो वो सब कुछ हमने स्टडी किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने स्टडी की, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दूसरी लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो भी रेस्पिरेशन और जो भी बाकी की प्रोसेसेस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।